रिकॉर्ड स्टार्ट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो बच्चों हमने कल की क्लास में आप लोगों को संविधान के बारे में बता दिया था। संविधान में सरकार के बारे में बता दिया था। सरकार के 3 रूप होते हैं। सरकार के 3 रूप में क्या क्या है? एक तो होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। कल मैंने जहां पे पॉइंट छोड़ा था वो था संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम से पॉइंट छोड़ा था। मैंने क्वेश्चन बोला था कि संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। अब संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। विधायिका के अंतर्गत होती है बच्चों संसद। क्या होती है? संसद होती है। अब संसद केंद्र के स्तर पर भी होती है और संसद राज्य के स्तर पर संसद नहीं होती। राज्य के स्तर पर जो होती है वो विधानमंडल होती है। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा में क्या है? विधानमंडल। और भारत में क्या है? संसद है। अब संसद के भाग की बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अंतर्गत कितने भाग होते हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ना तो इसका सदस्य होता ना इसका सदस्य होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी योग्यता के अंदर उसको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी पड़ेगी। केवल कंडीशन क्या होती है कि केवल योग्यता होनी चाहिए, वो सदस्य नहीं होना चाहिए। ना तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए ना ही राज्यसभा का। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट भी ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति इसका सदस्य तो नहीं होता लेकिन इसका प्रेसिडेंट होता है। इसका क्या होता है? प्रेसिडेंट। बोले तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का क्या होता है? सदस्य होता है। समझ में आ गई बात यहां तक? अब इसकी सदस्य संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 543। इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और जब चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है तो इसको प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता और जिसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता उसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बोलते हैं। एक मैंने आपको एक राज्य के स्तर पर क्या बताई थी? विधानमंडल। देखो बच्चों, विधानमंडल के अंतर्गत क्या आती है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। राज्यपाल। लेकिन सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद हो यह जरूरी नहीं है। विधान परिषद का गठन केवल उसी राज्य में हो सकता है। किस राज्य में हो सकता है? हु कैन टेल मी अबाउट दिस? विधान परिषद का निर्माण किस राज्य में होगा? याद रखना, विधान परिषद का निर्माण केवल उसी राज्य में होगा जिसमें उसकी विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और किसी भी हाल में 40 से कम नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट कितनी है? इसका 1/3 कितना है? 30। क्या ये 40 से कम है या नहीं है? कम है ना? तो यहां पे विधान परिषद नहीं बन सकती। और अगर मान लो यहीं पे 180 सीट होती विधानसभा की, किसकी? विधानसभा की। ठीक है, तो अब इसका 1/3 कितना हो जाता? 3 छिके 18, 60। क्या 40 से फालतू है? अब बन जाती। समझ में आई बात? तो किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का निर्माण होता है या नहीं होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस राज्य की विधानसभा की सीटों के ऊपर। समझ गए? इसका चुनाव कौन करता है? जनता। तो प्रत्यक्ष चुनाव। इसका चुनाव जनता नहीं करती, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। इसका चुनाव भी कौन करता है? अप्रत्यक्ष। इसका चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। और विधानसभा का चुनाव कौन करता है? आप लोग करते हो। और जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हो दिस इज कॉल्ड प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और विधान परिषद का सदस्य आप नहीं करते। समझ में आई बात? तो उसका भी है प्रत्यक्ष। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है और जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, हमारा क्वेश्चन ये है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। क्यों?
इस क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि 543 सदस्यों का चुनाव करवाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आपको पता है इस चीज का। अब आपको यह भी पता होगा किसी पार्टी को सरकार बनाना है तो उसको कुल वोटों का बहुमत लेना पड़ेगा। बहुमत होता है भाइयों एक आधे से एक ज्यादा। बहुमत क्या होता है, आधे से एक ज्यादा। 100 है, 100 का बहुमत कितना हो गया, तो इसी प्रकार 543 का आधा करियो, कित गया है 543 का 543 का अगर आधा करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 271 प्लस में 1 लगभग 272। जो पार्टी 272 सीटा पर कब्जा कर जाएगी वो क्या बना जाएगी, सरकार। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, रामा रामा। तो कितनी सीटों के ऊपर कब्जा कर जाए, 272। ये मान लो, बोलो मान लिया कि भाइयों 300 सीट आ गई बीजेपी की। मान लो बीजेपी की सीट कितनी आ गई, इसका मतलब सरकार किसकी बन गई, बन गई कि नहीं बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। 300 सीटा में किसकी सरकार बन गई, मान गए बात हम। ये सीधी सी बात है भाई, सरकार बीजेपी की बन गई, 300 सीट ले गए, बहुमत पूरा ले लिया। ये 300 सदस्य है, किसके सदस्य है, लोकसभा के सदस्य है या नहीं है। लोकसभा किसका भाग है, संसद को ही क्या कहते हैं, बोलो हाँ। क्लियर यहां तक पॉइंट। इन 300 सदस्य का लगभग 15%, लगभग 15% बना कर मंत्री के, बना कर मंत्री, समझ गए। सारे तो मंत्री बन नहीं सकते, लगभग 15% के बना कर भाइयों मंत्री। बोलो बना कर, ये 15% अपन निकाल दिया, इसको मिटाने के बाद निकालेंगे। देखो 15% बन गए मंत्री। अब ये मंत्री जो है ना, ये जाओगे कितने, कार्यपालिका में। अब कार्यपालिका के अंतर्गत इनको बोलेंगे हम कैबिनेट मंत्री, बोलो कैबिनेट मंत्री। दूसरे बोलेंगे इनको हम राज्य मंत्री, तीसरे बोलेंगे हमें उप मंत्री, और चौथा बोलेंगे हमें स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। क्लियर भैया, मतलब 15% ये सारे के सारे बन गए, समझ गए। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका, समझ गए। अब इन सभी को मिला के हम बोल सकते मंत्री परिषद। क्या बोल सकते बच्चों, मतलब कार्यपालिका का छोटा रूप क्या है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में अगर पूछ लिया जाए क्या क्या आएगा, समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम। अगर इसमें अगर अपन केवल ये निकाल दिए कैबिनेट मंत्री प्लस में प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जुड़ते हैं इसके अंदर, मंत्री परिषद के अंदर प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री सारे। अगर इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ने जोड़ देंगे तो यह बन जाएगी मंत्री मंडल। क्लियर भाइयों। एक बात बताओ सारे के सारे, बोलो हम बताएंगे भाइयों, लोकतंत्र का मतलब क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। बोलो एक बार, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, ये होता है लोकतंत्र। समझ में आ गई बात। ये तुम एक बात बताओ मेरे तय भाई, आप लोगों ने एमपी, एमपी बोले तो सांसद, 543 में से एक व्यक्ति सांसद एमपी यहां से धर्मवीर है, उसका चुनाव किया है या नहीं किया है। आप लोगों ने वोट डाला है नहीं डाला, डाला है ना। तो इसका मतलब है एमपी का चुनाव आपने किया है तो वो प्रत्यक्ष होया है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। आपने उसका चुनाव क्यों किया है, किसके लिए किया है, अपने लिए ही किया है, ताकि वो हमारे विचारों को, हमारी समस्याओं को कहां पर पहुंचाए। समझ में आई बात। मतलब एमपी का चुनाव, लोकसभा के सदस्य का चुनाव हमने अपने लिए किया है, हमारे द्वारा किया गया है चुनाव उसका। समझ में आ गई बात। इसका मतलब
क्लियर यहां तक? अब एक बात बताओ सारे के सारे बच्चे भाइयों, लोकसभा की सीट कितनी आई थी? ये कित जाके बैठे थे लोकसभा में? टोटल सीट कितनी है लोकसभा की? इनमें तो 15% के बन गए मंत्री, कार्यपालिका में आ गए। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कार्यपालिका के सदस्य जो है विधायिका के सदस्य होते हैं? इससे में तो निकल के जा रहे हैं। संसदीय प्रणाली में तो ऐसा होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक प्रणाली में यह नहीं होता कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। और अध्यक्षात्मक प्रणाली भाइयों की है अमेरिका में। भारत में क्या है? संसदीय प्रणाली। और भारत ने कितनी ली है? एकल नागरिकता कितनी ली है? संसदीय निर्माण की प्रक्रिया कितनी ली है? संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन कितने लिया? विधि का शासन, विधि का शासन, ये आप लोग बताना मुझे, विधि का शासन कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मैं बता देता हूं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से। एक क्वेश्चन और आया करे, संसदीय प्रणाली अगर अपन ने ब्रिटेन ते ली है, बोलो ली है? संसदीय प्रणाली अगर अपन ब्रिटेन ते ली है, तो संसदीय प्रणाली भारत की और ब्रिटेन की में के अंतर है? एक अंतर है, वहां पे न्यायिक पूर्णावलोकन नहीं होता, भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन होता है, क्योंकि भारत ने न्यायिक पूर्णावलोकन की प्रक्रिया अमेरिका से ली है। और अमेरिका में संसदीय प्रणाली नहीं है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है। ये पूछो मेरे से कि न्यायिक पूर्णावलोकन क्यों हुआ है? पूछो ना एक बार। न्यायिक पूर्णावलोकन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका से। न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब होता है क्या? संसद कोई कानून बना दे, संसद कोई कानून बना दे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कानून की जांच पड़ताल की जाए, उसको अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उसको निरस्त कर दिया जाए। दिस इज कॉल्ड न्यायिक पूर्णावलोकन। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दिन अकेले और रातें तन्हा काट दी मैंने, दिन अकेले और रातें तन्हा काट दी मैंने, दोस्तों में सारी दुनिया बांट दी मैंने। जिंदगी की इस भागदौड़ में मुझे मिला ही क्या है? पाने की उम्मीद में जिंदगी काट दी मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया एक चीज आप लोगों को पता चल गई, ये 300 सदस्य किसके हैं? लोकसभा के। अब 15% के जा रहे हैं, इनमें तो जा रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी बात है, अगर तुमने लोकसभा का सदस्य का चुनाव किसने किया है? आप लोगों ने। तो ये किसका प्रति उत्तरदायी है? तारे प्रति उत्तरदायी है। अब अगर यहां से एमपी आपने धर्मवीर को बनाया भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो धर्मवीर आपके प्रति उत्तरदायी है कि कौन नहीं? अगर वो आपकी भावनाओं के खिलाफ होता तो अगली 5 साल बाद उसको क्या करोगे? घर का रास्ता दिखा दोगे, दिखा दोगे कि नहीं? तो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? तो ये लोकसभा के सदस्य है जिसका चुनाव आप लोगों ने किया है, तो ये आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? सहन है? क्लियर? ये मान लो पूरी भिवानी मत है, पूरी भिवानी में से आपने विकास परमार को पढ़ाने के लिए सिलेक्ट किया है, तो आपके सिलेक्शन के प्रति कौन रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? मामला गड़बड़ा है कि नहीं? समझ गए ना? तो इसका मतलब एक बात बताओ, ये 300 में तय किए जा रहे हैं, मंत्री बनकर जा रहे हैं, तो इनका चुनाव किसने कराया है? तुमने कितना कर दिया? इनका तो चुनाव तुमने तो सदस्य के रूप में कराया है। इनका चुनाव तो इन न कराया है, बोले तो लोकसभा वाले ने कराया है, बोले तो विधायिका ने कराया है। किसका चुनाव? कार्यपालिका का। या किसका चुनाव? तो ये एक बात बताओ ना, तो यह कार्यपालिका किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी? बोलो हाँ। इस प्रकार ही मैं कहता हूं कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती। बोलो जय श्री कृष्णा।
बहुत ही समझ में आ गया भाई, क्लियर कंसेप्ट। ई पेपर में क्वेश्चन और आ गया है, यो तो था बड़ा रूप, यो भी बड़ा रूप। ई पेपर में नू पूछ लेगा कि यह मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, कह दियो लोकसभा का है। और अनुच्छेद 75(3) में यह बात बताई है, बोलो बता दी। अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बोलिया मन शब्द एक सामूहिक, बोलो बोला है सामूहिक। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के। समझ गए। अगर इस मंत्री परिषद के खिलाफ इस लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, कौन सा प्रस्ताव कि भाई हमने तार पे विश्वास को ना, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इस मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। और त्याग पत्र का मतलब पूरी की पूरी सरकार खत्म, सौदा पानी खत्म। समझ में आ गई बात। एक तो होता है आपका अविश्वास प्रस्ताव, एक होया कर निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ आया करे, लेकिन निंदा प्रस्ताव एक आदमी के खिलाफ आया करे। इनमें से कोई भी एक मंत्री हो सके है, उसकी नीतियों के खिलाफ लाया जाता है कि तन्ने के सौदा पानी करायो, भट्टा बैठा दिया तने, यो होता निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में मंत्री परिषद को त्याग पत्र नहीं देना पड़ता। समझ में आ गई बात, केवल उस मंत्री को देना पड़ सकता है बस। बोलो समझ में आ गया, क्लियर यहां तक। तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। अर्थात कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, क्या आप लोग समझे? कौन? कार्यपालिका, समझ गए। लेकिन अगर पेपर में पूछ ले मंत्री परिषद किसके प्रति, सामूहिक या व्यक्तिगत? व्यक्तिगत रूप से, क्लियर यहां तक, क्लियर। और अगर आपसे कोई पूछ ले किस अनुच्छेद में, 3 में, व्यक्तिगत रूप से होता है राष्ट्रपति। अगर कोई मंत्री अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति से दे सकता है अपना पर्सनल इस्तीफा, तो वो हो गया व्यक्तिगत रूप से। अगर कोई ऐसा काम कर देता है जो संविधान के खिलाफ है तो वो फिर त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसको राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ेगा, इसलिए व्यक्तिगत रूप से। यहां तक क्लियर। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, संसदीय प्रणाली ली कितना है, समझ गए। और दूसरा पॉइंट बनेगा आपका कि संसदीय प्रणाली में भारत में और ब्रिटेन में क्या अंतर है, न्यायिक पूर्णावलोकन का अंतर है। भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन है जो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं हम। अरे बढ़ने दो, क्या है ये दिक्कत, सॉरी इसको, हाँ। अब देखो भैया, अगला पॉइंट बढ़ता हूं मैं। अब आप लोगों को मैंने बोला है लोकतंत्र, बोलो बोल दिया लोकतंत्र। देखो भैया, अच्छा पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या भारत एक लोकतंत्र देश है? भारत, आपने बोल दिया कि भारत एक लोकतंत्र देश है, बोल दिया, शाबाश। क्या अमेरिका एक लोकतंत्र देश है? क्या अमेरिका एक लोकतंत्र देश है? क्या ब्रिटेन एक लोकतंत्र देश है? अब बात आती है गणतंत्र, रिपब्लिक। क्या भारत लोकतंत्र देश है? क्या भारत एक गणतंत्र देश है? क्या अमेरिका एक लोकतंत्र देश है? क्या अमेरिका एक गणतंत्र देश है? क्या ब्रिटेन एक लोकतंत्र देश है? क्या ब्रिटेन एक गणतंत्र देश है? आप लोगों ने आंसर दिए हैं सभी ने, यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन मैं अभी आप लोगों को झूठा साबित करके दिखाता हूं इस एपिसोड में, ठीक है, कभी सास भी कभी बहुत ही। देखो भैया, भाई आप लोगों को एक तो बात पता ही चल गया कि लोकतंत्र का मतलब तो होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। ये तो आप लोग मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत समय पहले की बात है,
ब्रिटेन में एक राजा होता था। ब्रिटेन में क्या होता था? राजा। समझना चीज को ध्यान से, पेपर में सीधा क्वेश्चन बनता है यहां से। ब्रिटेन में एक राजा होता था, सारी पावर थी उसके पास। मान लो वो राजा मैं हूं, बोलो हो, वो राजा मैं हूं, आप हो जनता, समझ गए? तो आप मेरी प्रजा हो, मैं आपका पालनहार हूं, समझ गए? आप अपनी प्रॉब्लम लेके किसके पास हो? मेरे पास। अपने पास हो, मेरे साथ हो। आप अपनी प्रॉब्लम लेके किसके पास हो? मेरे पास। समझ गए? अब मान लो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो मैं मर गया कुछ समय के बाद, मेरा बच्चा, मेरा जो लड़का है वो राजा बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? राजा। अब जनता अपनी प्रॉब्लम किसके पास लेके आएगी? उसके मेरे लड़के के पास। समझ गए? मेरे लड़के का नाम है भारत, ठीक है, भारत के पास जाओगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट उधार ही लेगा, ले जा। मेरे तो पहले बहुत गणे पड़े हैं, 11-12 लड़के मेरे। अब देखो भैया, नेक्स्ट पॉइंट समझना। अब मैंने आपको क्या बताया है? कीप साइलेंस। मैंने आपको बताया है कि राजा है, प्रजा है, प्रजा अपनी प्रॉब्लम राजा के पास लेके आती है, समझ गई? अब राजा मर गया, उसका बेटा राजा बन गया, अब जनता अपनी प्रॉब्लम उसके बेटे के पास लेके जाने लग गई। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। अब ऐसे ही लेटेस्ट पीढ़ियां आई, नई पीढ़ियां आई, तो उन्होंने विलासिता का जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। जैसे आज से 1960 के टाइम पे चले जाओ और आज के टाइम पे चले जाओ। 1960 वाले अपने खाट में से उठकर पानी पीते थे, आज वाले सोचते हैं कि हमें खाट में ही पानी मिल जाए। समझ गए? इसका मतलब आज के समय लापरवाही ज्यादा हो गई और मतलब विलासिता का जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने विलासिता का जीवन जीना स्टार्ट कर दिया तो राजा ने कहा जनता को, भाई साहब बात ऐसी है, आप अपने में से ही, इसमें से जनता में से ही कुछ व्यक्तियों को चुन लो, कुछ व्यक्तियों को चुन लो और उसमें से एक बना लो प्रधानमंत्री। उसमें से एक क्या बना लो? प्रधानमंत्री। तो जनता ने क्या किया? अपने में से कुछ लोगों को चुन लिया, उसमें से एक बना लिया प्रधानमंत्री। चुन लिया किसने? तो जनता ने चुना है, तो इसका मतलब खुद के लिए चुना है, तो इसका मतलब वहां पे लोकतंत्र है या नहीं है? है। उस जगह पे जहां पे बात कर रहा हूं मैं, वो बात किसकी कर रहा हूं मैं? समझ में आ गई बात यहां तक? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब सारी की सारी पावर राजा ने किसको दे दी? उस प्रधानमंत्री को दे दी। समझ में आई बात? प्रधानमंत्री को सारी पावर दे दी। अब जनता अपनी प्रॉब्लम किसके पास लेके जाने लगी? उस प्रधानमंत्री के पास। वो राजा, वो नाम मात्र का राजा बनकर रह गया। वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में? समझ में आई बात? वहां पे वो राजा राजा है ब्रिटेन में, वहां पे वो राजा राजा है। भारत में वो राजा राष्ट्रपति है। बोलो राधे राधे। भारत में वो राजा है राष्ट्रपति, वहां पे वो राजा राजा है। और जहां पे वो राजा वंशानुगत होता हो, दिस इज कॉल्ड राजतंत्रात्मक व्यवस्था। और जहां पे उस राजा का चुनाव किया जाता हो, दिस इज कॉल्ड गणतंत्रात्मक व्यवस्था। इसका मतलब भारत में राजा का क्या होता है? चुनाव। इसलिए भारत कैसा देश है? गणतंत्रात्मक। और ब्रिटेन में वो राजा वंशानुगत होता है, इसलिए वहां पे क्या है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। इसका मतलब लोकतंत्र तो भारत भी है, लोकतंत्र तो अमेरिका भी है, लोकतंत्र तो ब्रिटेन भी है, लेकिन गणतंत्र भारत है, अमेरिका गणतंत्र है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं, ब्रिटेन राजतंत्र है। ब्रिटेन के अंदर क्या है बच्चों? राजतंत्र। समझ में आ गई बात? तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए जहां पे राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता हो। और राज्य किसको कहते हैं? भारत को। राज्य किसको कहते हैं? भारत को। तो भारत का अध्यक्ष कौन है?
प्रधानमंत्री भारत का अध्यक्ष नहीं है बच्चों। भारत का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति है, सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। सरकार का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और भारत का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। बोलो हाँ। क्लियर? यहां तक पॉइंट एवरीबॉडी क्लियर? अब ना लोकतंत्र में तो लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है, समझ गए? गण का मतलब लोग होता है, बिल्कुल। तो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का चुनाव, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अब राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, समझ गए? लेकिन इनका चुनाव कौन करता है? जनता। गणों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो व्यक्ति चुना जाता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? पेपर में सीधा सा क्वेश्चन आएगा, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए जहां पे राष्ट्र का अध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष का चुनाव होता हो। अब वो चुनाव सीधा भी हो सकता है और आड़ा भी हो सकता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में तो उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अमेरिका में सीधा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका मतलब है, हालांकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए ना, कार्यपालिका जो होती है ना, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। या अनुच्छेद का तो अभी मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखना, वास्तविक कार्यपालिका ये नहीं होती, क्योंकि ये तो नाम मात्र है। भारत में जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे के सारे किए तो जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन कर्ता कौन है? ये वास्तविक नहीं है, ये नाम मात्र है। वास्तविक कार्यपालिका तो केवल किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। तो क्वेश्चन आएगा कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर, वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होती है? राष्ट्रपति। लेकिन वही अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होती है कहां पर? अमेरिका के अंदर। तो लोकतंत्र का मतलब समझ गए, गणतंत्र का मतलब समझ गए, संसदीय प्रणाली आप लोग समझ गए। क्लियर? यहां तक एवरीबॉडी पॉइंट क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? उसके बाद आती है संघीय प्रणाली। Who can tell me about this? फेडरल सिस्टम क्या होता है? बताओ भाइयों, क्या होता है फेडरल सिस्टम? हाँ, फेडरल सिस्टम क्या होता है और ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। क्या भारत एक संघीय देश है? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भारत एक संघीय देश है? क्या भारत पूर्ण संघीय देश है? तो कैसा देश है भारत? भारत एक अर्ध परिसंघीय देश है। अर्ध परिसंघीय को बोलते हैं क्विस फेडरल सिस्टम। भारत में कैसा सिस्टम है? क्विस फेडरल सिस्टम। भारत में अर्ध संघीय प्रणाली है। बोलो समझा दो क्या होती है। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से यही बोला है, संघीय प्रणाली। देखो भैया, एक होती है संघीय प्रणाली, एक होती है एकात्मक प्रणाली। पहला तो क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूं कि पूर्ण संघीय व्यवस्था कहां पर है? अमेरिका के अंदर। पूर्ण संघीय व्यवस्था अमेरिका के अंदर। एकात्मक व्यवस्था कहां पर? ब्रिटेन में। समझ गए? और भारत दोनों का मिश्रण है। और भारत ने दोनों का मिश्रण लिया कहां से? कनाडा से। इसलिए भारत के संविधान को अर्ध परिसंघीय कहा गया है। समझ में आ गई बात? होता क्या सिस्टम वो समझते हैं। पूर्ण संघीय व्यवस्था, पहली बात तो संघीय व्यवस्था वो होती है जिसमें केंद्र सरकार भी होती है, जिसमें केंद्र सरकार भी होती है, जिसमें राज्य सरकारें भी होती है, वो एक संघीय व्यवस्था होती है। इसका मतलब भारत में केंद्र सरकार है क्या? भारत में केंद्र सरकार है? भारत में राज्य सरकार है? सीधी सी बात है। तो इसलिए भारत क्या है? संघीय देश है। लेकिन भारत पूर्ण संघीय नहीं है। क्यों? एक शब्द की वजह से। वो शब्द है स्वतंत्रता।
इस शब्द की वजह से भारत पूर्ण संघीय देश नहीं है। पूछो कैसे? देखो भाई, पूर्ण संघीय व्यवस्था वो होती है जहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार के मामलों में हस्तक्षेप ना करे। समझ में आ गई बात? केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे, वो होती है पूर्ण संघीय व्यवस्था। जैसे अमेरिका में राज्यपाल जो होता है ना, भारत में राज्यपाल है, भारत में राज्यपाल वो राज्य सरकार का होता है, राज्य में नियुक्त होता है, लेकिन होता किसका है? नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति केंद्र सरकार का। तो इसका मतलब किसने हस्तक्षेप कर दिया? किसके मामलों में? बात समझ में आ रही हो ना? तो यहाँ पे पूर्ण व्यवस्था नहीं है, पूर्ण संघीय है। अमेरिका के अंदर राज्यपाल है ना, तो उसकी नियुक्ति राज्य सरकार ही करेगी। यहाँ पे इनका अलग संविधान है। ये इसके मामलों में हस्तक्षेप। यहाँ के लोगों की नागरिकता अलग है, यहाँ के लोगों की नागरिकता अलग है। मतलब अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। भारत का कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं हरियाणा का आदमी, मैं हरियाणा का नागरिक, वो केवल मैं भारत का नागरिक। उस भारत के सभी प्रांतों में घूम सकता है, फिर सकता है, रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि अब जम्मू कश्मीर में भी रह सकता है। समझ गए? तो वो अगर भारत का नागरिक है तो फिर हरियाणा का क्या है? हरियाणा का निवासी है। हरियाणा का क्या है? निवासी। और अमेरिका वाला क्या होगा? मेरे द्वारा दो नागरिकता, भारत मेरे द्वारा अमेरिका की भी और मेरे द्वारा कैलिफोर्निया की भी। मतलब उस कैलिफोर्निया की नागरिकता के कारण तो वो कैलिफोर्निया में स्थायी निवास कर सकता है, और उस अमेरिका की नागरिकता के कारण वो अमेरिका के 50 प्रांतों में घूम सकता है, फिर सकता है, परमानेंट निवासी नहीं बन सकता ड्यू टू कैलिफोर्निया की नागरिकता के कारण। ये पहला जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति था ना, वो बिहार की नागरिकता नहीं ले सकता था, लेकिन वो घूम सका था सारे की तय। किसकी वजह से? भारत की नागरिकता की वजह से। और जम्मू कश्मीर की नागरिकता की वजह से वो केवल जम्मू कश्मीर का नागरिक था, वो किसी दूसरे प्रांत का नागरिक नहीं बन सकता था। बात समझ में आई? पूर्ण संघीय व्यवस्था क्या होती है? जहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार के मामलों में हस्तक्षेप ना करे। समझ गए? एकात्मक व्यवस्था में क्या होता? केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है। जो काम केंद्र सरकार का होगी वो काम किसने करना पड़ेगा? राज्य सरकार ने। ये व्यवस्था भारत में 352 के आपातकाल के समय हो जाती है। जब भारत के अंदर 352 का राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब भारत में इसकी बजाय ये व्यवस्था हो जाती है। राज्य सरकारें भंग नहीं होती, उसकी शक्तियां चली जाती है किसके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में। समझ में आ गई बात? संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? कनाडा से। पूर्ण संघीय व्यवस्था वाला देश क्या भारत है? पेपर में क्वेश्चन हो रहा जाया कर, क्या संघ शब्द का भारत के संविधान में जिक्र है? नहीं है। एक होता है अधिनियम, समझ गए? एक क्या होता है? अधिनियम, और एक होता है संविधान, आर्टिकल। जब संविधान के साथ साथ अधिनियम भी पढ़े जाए उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। समझ गए? जब संविधान के साथ साथ अधिनियम भी पढ़े जाए उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। कैसे? संविधान में तो केवल है ना, मतलब पूरा का पूरा एक बड़ का पौधा है, उसका तना केवल संविधान है। उसके जो पार्ट है ना, बिखरे हुए पार्ट, बिखरे हुई डालियां, वो संविधान को नहीं, वो अधिनियम है। जैसे निर्वाचन के बारे में तो बताया गया है आर्टिकल 324 में, संविधान में जिक्र किया गया है निर्वाचन का या चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है, लेकिन वो चुनाव लड़ना कैसे है, उस चुनाव के लिए योग्यता कैसे है, उस चुनाव में अगर कोई दल बदल करता है तो उसको निरस्त कैसे किया जाता है, ये चीज दी गई है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। ये अधिनियम में, अधिनियम बनाने का काम किसका है? संसद का। समझ गए? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में ये बात दी गई है, और जब अधिनियम को आर्टिकल के साथ पढ़ा जाता है इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।